नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दुनिया में चल रहे हैं और खास तौर पर एक दवा पर ध्यान देंगे, S1। इसे स्क्रोफिलोजो नंबर 1 भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे एक दस्तावेज से आई है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी S1 डायरेक्ट क्योर एंड कॉम्बिनेशंस। इसमें इसके इस्तेमाल और कॉम्बिनेशंस पर काफी गहराई से बात की गई है। जी हाँ, और इसमें डॉक्टर काउंट मेट्टी के जो मूल सिद्धांत है वो तो हैं ही, साथ में पटना के TWR इलेक्ट्रो होम्योपैथी यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर वाले डॉक्टर मिथिलेश चौबे की आज की समझ भी शामिल है। अच्छा, तो मतलब पुराना और नया दोनों नजरिए मिलेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये S1 दवा असल में है क्या चीज, कौन सी बीमारियों पर इसका सीधा असर बताया गया है और इसे किन दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर मतलब ज्यादा असरदार बनाया जा सकता है और इस पर आजकल के विशेषज्ञ क्या सोचते हैं। चलिए खोलते हैं इस जानकारी की परतें। जी। तो सबसे पहले ये S1 दवा है क्या? स्रोत इसे स्क्रोफिलोसो मतलब एस श्रृंखला की पहली दवा बताते हैं। सही कहा। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दवाओं को उनके असर और नेचर के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। हाँ। एस श्रृंखला मतलब स्क्रोफिलोसोड्रोप और S1 इसकी आप कह सकते हैं मुख्य दवा है। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, जैसे स्क्रोफिला मतलब ग्रंथियों से जुड़ी दिक्कतें। अच्छा। हाँ, हालांकि इसका काम सिर्फ वहीं तक नहीं है, काफी फैला हुआ है जैसा हम देखेंगे। दिलचस्प। स्रोत इसके 4 मुख्य कामों पर काफी जोर देते हैं। ये समझना जरूरी होगा कि ये दवा करती क्या है असल में। पहला काम क्या बताया गया है? हाँ, इसके 4 खास काम बताए गए हैं। पहला है खून, ब्लड और लसिका, लिम्फ जिसे कहते हैं। हाँ, लिम्फ। उसको साफ करना मतलब प्यूरिफिकेशन। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बॉडी की अंदरूनी सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन पर बहुत ध्यान है। अच्छा। और S1 इसमें एक जरूरी रोल प्ले करती है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये बॉडी के फ्लूइड सिस्टम्स को क्लीन करती है। ये तो काफी बेसिक जरूरत है सेहत के लिए। बिल्कुल। और दूसरा काम है ग्रंथियों मतलब ग्लैंड से जुड़ी परेशानियां। ग्लैंड्स जैसे जैसे ग्लैंड्स का सूज जाना, उनका सख्त हो जाना या फिर असामान्य रूप से बढ़ जाना। स्रोत के मुताबिक S1 इन कंडीशंस को नॉर्मल करने में मदद करती है। खून और ग्रंथियों के बाद त्वचा, स्किन। स्रोत बताते हैं कि S1 त्वचा रोगों में भी काम आती है। इसका क्या तरीका बताया है? जी हाँ, तीसरा मुख्य काम है त्वचा के रोग, स्किन डिजीजेस को जड़ से ठीक करने में मदद करना। जड़ से? हाँ, यहाँ ये बात अहम है कि स्रोत इशारा करते हैं कि ये दवा सिर्फ ऊपर से लक्षणों को नहीं दबाती, बल्कि अंदर से शायद खून साफ करके त्वचा की दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश करती है। यानी फिर से वही अंदरूनी सफाई वाली बात आ गई। बिल्कुल। और चौथा काम थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, शरीर के इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल संतुलन को सुधारना। ये क्या चीज है? क्या स्रोत इसे समझाते हैं? देखिए, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। स्रोत के अनुसार ये पद्धति मानती है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, सेल्स और जो तरल पदार्थ हैं, उनमें एक तरह की सूक्ष्म ऊर्जा या कह लें चार्ज होता है। अच्छा, एक तरह की इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, कुछ वैसा ही, एक अंदरूनी बिजली का संतुलन। जब ये संतुलन बिगड़ता है किसी भी वजह से, स्ट्रेस, गलत खान पान, इन्फेक्शन, तो बीमारी पैदा होती है। S1 जैसी दवाएं जो पौधों से बनी होती हैं, वो इसी बिगड़े हुए ऊर्जा संतुलन को वापस ठीक करने में मदद करती हैं, ऐसा माना जाता है। ये तो काफी अनोखा पहलू है इस थेरेपी का। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये थे इसके मुख्य काम, खून और लसिका की सफाई, ग्रंथियों पर असर, त्वचा रोगों में मदद और वो खास इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल संतुलन। हाँ। इन कामों को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि फिर कौन सी बीमारियों में S1 को सीधे मतलब बिना किसी और दवा के सहारे असरदार माना गया है। लिस्ट तो काफी लंबी है, इसमें रोजमर्रा की दिक्कतें भी हैं और कुछ गंभीर लगने वाली चीजें भी। हाँ, स्रोत एक अच्छी खासी लिस्ट देते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है त्वचा से जुड़ी समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम्स। हाँ, इसमें फोड़े फुंसी मतलब बॉयल्स, पिंपल्स, दाद, रिंगवर्म, खुजली, इचिंग, एक्जिमा, ये सब आम दिक्कतें शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन मामलों में S1 खून को साफ करके और त्वचा में जो जलन या इरिटेशन होती है, हाँ, उसको शांत करके राहत देती है। तो त्वचा की बाहरी दिक्कतों के लिए भी S1 काम आती है,
लेकिन दिलचस्प ये है कि स्रोत इसे खून साफ करने से जोड़ रहा है, मतलब जड़ पर काम। बिल्कुल वही बात है। दूसरा ग्रुप है ग्रंथियों से जुड़ी तकलीफें। ग्लैंड्स वाली। हाँ, जैसे ग्रंथियों में सूजन आ जाना, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, स्क्रोफुला। खासकर गर्दन, बगल या जांघों में जो गांठें महसूस होती हैं। अच्छा, यहाँ S1 लसिका ग्रंथियों, लिम्फ ग्लैंड्स की सूजन कम करती है। इसी तरह टॉन्सिल का बढ़ जाना, टॉन्सिलाइटिस, या गर्दन की ग्रंथियों में सूजन, अडिनाइटिस। हाँ, इसका जिक्र आपने पहले भी किया था। हाँ, इसमें भी इसका जिक्र है। हालांकि यहाँ श्रुत ये भी कहते हैं कि इसे अक्सर A3 दवा के साथ मिलाकर दिया जाता है। A3, ठीक है, वो आगे देखेंगे। और लिम्फ नोड या थायराइड ग्रंथि की सूजन में भी इसे उपयोगी बताया गया है। बच्चों में भी ये काम करती है, ग्रंथियों की दिक्कतों में? हाँ, बच्चों में ग्रंथियों का बेवजह बढ़ना, मतलब इन्फेंटाइल ग्लैंडुलर डिजीज, जैसे गले या पेट की ग्रंथियों में सूजन, उसके लिए भी इसे सेफ और असरदार बताया गया है। यहाँ इसे C3 के साथ देने का सुझाव है। ओके, त्वचा और ग्रंथियों के अलावा और क्या है लिस्ट में? इसके अलावा खून की अशुद्धि, इम्प्योर ब्लड से होने वाले मुहासे, एक्ने। एक्ने, हाँ। वो भी लिस्ट में है। यहाँ फिर से इसका खून साफ करने वाला गुण काम आता है। कुछ पुरानी और जिद्दी त्वचा रोग जैसे सोरियासिस या कुष्ठ रोग की शुरुआती अवस्था, लेप्रेसी इनिशियल स्टेज, उसमें भी इसके इस्तेमाल का जिक्र है। अच्छा। उसमें कैसे? माना जाता है कि ये शरीर की अंदरूनी सफाई प्रक्रिया को तेज करती है। एक चीज और थी, वो घाव जो भर नहीं रहा हो। जी हाँ, पुराना घाव जो ठीक होने का नाम न ले रहा हो, क्रॉनिक अल्सर या नॉन हीलिंग वुंड। स्रोत के मुताबिक एसके इसमें टिश्यू रीजनरेशन, मतलब नए ऊतक बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद करती है। अच्छा। और आखिर में स्क्रूफुलस कंडीशन का जिक्र है। ये वो हालत है जिसमें इंसान को बार बार ग्रंथियों में सूजन या इन्फेक्शन होता रहता है। एसके इस टेंडेंसी को ठीक करने में मददगार मानी जाती है। वाकई इसका दायरा तो काफी बड़ा है। खून, लसीका, ग्रंथियां, त्वचा, घाव भरना, ऐसा लगता है जैसे ये शरीर के बुनियादी रखरखाव और सफाई वाले सिस्टम पर काम करती है। सही समझ रही हैं आप। ये देखकर थोड़ा समझ आता है कि इसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतनी अहमियत क्यों दी जाती होगी। बिल्कुल, स्रोत से यही आभास मिलता है कि यह दवा शरीर के मूलभूत सफाई और संतुलन बनाने वाले तंत्रों को टारगेट करती है, जिससे अलग अलग तरह की समस्याओं में फायदा पहुंचता है। अब एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि S1 को अक्सर अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे दूसरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं के साथ मिलाकर, मतलब कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं? क्या S1 अकेले काफी नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दवाओं को मिलाने का चलन काफी आम है। अच्छा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी खास बीमारी या स्थिति पर ज्यादा सटीक और शायद तेज असर हो। ओके। S1 का अपना एक सामान्य कार्य क्षेत्र है, सफाई और संतुलन, जैसा हमने देखा। हाँ। लेकिन जब उसे किसी दूसरी दवा के साथ मिलाते हैं जिसका अपना एक खास काम है, हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन उस खास प्रॉब्लम के लिए ज्यादा पावरफुल हो जाता है। स्रोत में कुछ मुख्य कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जैसे कि S1 + A3। इसका जिक्र आपने टॉन्सिल्स के मामले में पहले किया था। ये A3 क्या है? हाँ, S1 + A3 कॉम्बिनेशन खास तौर पर ग्रंथियों की सूजन, टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड्स की समस्याओं के लिए बताया गया है। A3 दवा एंगेटिको ग्रुप की तीसरी दवा है। माना जाता है कि एंगेटिको मतलब A ग्रुप की दवाएं खून की नलियों और ग्रंथियों पर खास असर करती हैं। अच्छा, A फॉर एंगेटिको। जी, तो जब S1 जो खुद ग्रंथियों पर काम करती है उसे A3 के साथ मिलाते हैं तो ग्रंथियों की सूजन पर असर वो बढ़ जाता है। समझ गई। और त्वचा रोगों के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बताया है? त्वचा रोगों जैसे एक्जिमा या खुजली के लिए S1 + C5 कॉम्बिनेशन का सुझाव है। C5, C मतलब? C5 दवा कैंसरोसो ग्रुप की 5वीं दवा है। कैंसरोसो C ग्रुप की दवाओं का असर सेल्स, कोशिकाओं और त्वचा पर ज्यादा माना जाता है। ओके। इसलिए ये कॉम्बिनेशन त्वचा की दिक्कतों के लिए बेहतर काम कर सकता है। खून साफ करने और लिवर के लिए भी कोई साथी दवा है S1 की? जी हाँ, S1 + F1 या F2 का कॉम्बिनेशन ये खून साफ करने और लिवर को सपोर्ट देने के लिए बताया गया है। F मतलब? F1 और F2 दवाएं फेब्रिफूगो ग्रुप की हैं। ये आमतौर पर बुखार और पाचन, खासकर लिवर से जुड़ी दिक्कतों में इस्तेमाल होती हैं। अच्छा। तो यहाँ S1 की सफाई की क्षमता को F1, F2 का लिवर सपोर्ट मिलता है। और कोई जरूरी कॉम्बिनेशंस जिनका जिक्र हो?
कुछ और भी हैं, जैसे S1+V3। V मतलब विनेरियो ग्रुप की दवा। V3। हाँ, इसका इस्तेमाल पुरानी त्वचा और खून से जुड़ी बीमारियों के लिए बताया गया है। विनेरियो ग्रुप का संबंध शरीर के गहरे टिश्यू और पुराने रोगों से माना जाता है। बच्चों में ग्रंथियों की बढ़ोतरी के लिए S1+C3 कैंसरोसो 3 का सुझाव है। C3, ओके। पुराने घाव या त्वचा के अल्सर भरने के लिए S1+P1 या P3। P माने पेक्टोरल ग्रुप की दवाएं। पेक्टोरल। हाँ, ये कॉम्बिनेशन सुझाया गया है। पेक्टोरल ग्रुप अक्सर फेफड़ों और टिश्यू रिपेयर से जुड़ा होता है। और वो WE क्या था? उसे सामान्य टॉनिक की तरह इस्तेमाल करने की बात थी? हाँ, S1+WE। WE मतलब वाटर इलेक्ट्रिसिटी, या कुछ लोग इसे वाइट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अच्छा। WE को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक तरह की न्यूट्रल या बेस इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इसे पानी में मिलाकर एक सामान्य हेल्थ टॉनिक की तरह इस्तेमाल करने का सुझाव स्रोत में है, शायद शरीर के सामान्य ऊर्जा स्तर को बनाए रखने के लिए। इन कॉम्बिनेशंस की डोज भी बताई गई है, जैसे दिन में 2 या 3 बार 2+2 बूंदे। जाहिर है ये बस एक इशारा है, असल डोज तो मरीज और बीमारी देखकर ही तय होती होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ आम दिशा निर्देश हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सही दवा, सही कॉम्बिनेशन और सही डोज चुनना, ये मरीज की पूरी स्थिति पर निर्भर करता है, और ये काम एक प्रशिक्षित प्रैक्टिशनर ही करता है। अब आते हैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे के विचारों पर, जिनका जिक्र ट्वेर पटना के संदर्भ में हुआ था। वो S1 को आज के नजरिए से कैसे देखते हैं? ये हमेशा दिलचस्प होता है कि पुरानी पद्धतियों की नई व्याख्याएं कैसे की जाती हैं। हाँ, डॉक्टर चौबे का नजरिया S1 के कामों को आज की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। वो S1 को एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर कहते हैं। डिटॉक्सिफायर। हाँ, मतलब शरीर से गंदगी या जहरीले पदार्थ निकालने वाला। साथ ही वो इसे लिम्फेटिक रेगुलेटर भी कहते हैं। लिम्फेटिक रेगुलेटर मतलब लसिका प्रणाली, लिम्फेटिक सिस्टम, जो शरीर की सफाई और इम्यूनिटी का एक अहम हिस्सा है, उसे नियंत्रित करने वाला, रेगुलेट करने वाला। ये तो काफी हद तक S1 के जो मूल काम हमने डिस्कस किए, सफाई और ग्रंथियों पर नियंत्रण, उनसे मिलता जुलता लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो आगे कहते हैं कि ये दवा इलेक्ट्रो वेजिटेबल एनर्जी का इस्तेमाल करके खून और त्वचा दोनों को साफ करती है। इलेक्ट्रो वेजिटेबल एनर्जी, ये फिर से वही खास इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाली बात आ गई। जी, ये माना जाता है कि पौधों में एक खास किस्म की जीवन ऊर्जा होती है, जिसे सही तरीके से निकालकर दवाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। S1 इसी ऊर्जा के जरिए काम करती है, ऐसा डॉक्टर चौबे का मानना है। उनकी एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लगी थी कि किसी भी पुरानी बीमारी का इलाज शुरू करने से पहले S1 का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो डॉक्टर चौबे उठाते हैं। उनका कहना है कि कोई भी पुरानी या जटिल बीमारी हो, क्रॉनिक डिजीज, हाँ, उसका मुख्य इलाज शुरू करने से पहले शरीर को S1 जैसी शोधक दवा, प्यूरिफायर मेडिसिन से साफ करना चाहिए। क्यों? उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका तर्क ये है कि अगर शरीर अंदर से साफ नहीं है तो मुख्य दवाएं भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पहले सफाई फिर इलाज वाले होलिस्टिक दृष्टिकोण को दिखाता है। ये एक दिलचस्प फिलॉसफी है, पहले सिस्टम को क्लीन करो। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि WR में इसे सिखाया कैसे जाता है? हाँ, स्रोत के मुताबिक ट्विवर में S1 और दूसरी दवाओं का इस्तेमाल 3 लेवल पर सिखाया जाता है। 3 लेवल? हाँ, पहला है थ्योरी, इसमें डॉक्टर काउंट मैटी के ओरिजिनल सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। दूसरा है प्रैक्टिकल, जहां मरीज की पूरी केस हिस्ट्री लेकर उसके आधार पर सही दवा और कॉम्बिनेशन चुनना सिखाया जाता है। ये असल काम है। और तीसरा लेवल? तीसरा है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। इसमें यह सिखाया जाता है कि जो दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं, उनसे उन्हें कितना और कैसे फायदा हो रहा है, इसका रिकॉर्ड रखना और उसका विश्लेषण करना। अच्छा, मतलब नतीजों को देखना। हाँ, एक तरह से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने की कोशिश है, देखना कि कौन सी दवा या कॉम्बिनेशन असल में काम कर रहा है। ये तो काफी मुकम्मल तरीका लगता है सिखाने का, सिद्धांत भी, उसका अमल भी, और फिर नतीजों का जायजा भी। जी हाँ, कोशिश यही है कि प्रैक्टिशनर दवा के पीछे की सोच और उसके सही इस्तेमाल दोनों को अच्छी तरह समझे। आखिर में वो जानकारी जो इस्तेमाल करने वाले के लिए सबसे जरूरी होती है, इसे लेना कैसे है, डोज क्या है? स्रोत के हिसाब से बड़ों के लिए S1 की आम डोज 2 से 4 बूंदे हैं। 2 से 4 बूंदे? जी। दिन में कितनी बार? हाँ, वो दिन में 2 से 3 बार ली जा सकती हैं। बच्चों के लिए ये कम है, 1 से 2 बूंदे दिन में 2 बार। और लेने का तरीका क्या बताया गया है? पानी के साथ, खाने से पहले या बाद में?
इसे आमतौर पर 1 चम्मच पानी में मिलाकर लेने की सलाह दी गई है। ओके। जहां तक समय का सवाल है तो खाने से करीब आधा घंटा पहले या बाद में लेना बेहतर बताया गया है। दवा की ताकत या पोटेंसी के बारे में भी कुछ है, जैसे होम्योपैथी में 30, 200 वगैरह होती हैं। हाँ, स्रोत में जिक्र है कि दवा का डिल्यूशन आमतौर पर 30 मतलब S130 इस्तेमाल होता है। S130। जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी दवाओं को अलग अलग पावर या डिल्यूशन में तैयार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग डिल्यूशन का असर शरीर पर अलग तरह से होता है। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि S1 अपने मूल रूप यानी मदर टिंक्चर, मदर टिंक्चर उसमें भी मिल सकती है, जो सबसे गाढ़ा या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है। कौन सा डिल्यूशन इस्तेमाल करना है ये मरीज की हालत देखकर प्रैक्टिशनर तय करते हैं। ठीक है, तो डोज और लेने के तरीके की जानकारी भी काफी साफ है। तो ये थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा S1 स्क्रोफोलोजो नंबर 1 के बारे में हमारे स्रोत दस्तावेज से मिली जानकारी का निचोड़। हमने इसके 4 मुख्य कामों को समझा: खून और लसीका की सफाई, ग्रंथियों पर असर, त्वचा रोगों में मदद और वो खास इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल संतुलन। हमने ये भी देखा कि किन बीमारियों में, जैसे फोड़े, फुंसी, ग्रंथियों की सूजन, खून की गंदगी से होने वाले मुहासे और न भरने वाले पुराने घावों में, इसे सीधे तौर पर फायदेमंद माना जाता है। और हमने इसके जरूरी कॉम्बिनेशंस पर भी बात की, जैसे A3, C5, F1, V3 वगैरह के साथ मिलाकर इसे कैसे खास स्थितियों में और असरदार बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और उन साथी दवाओं का क्या रोल हो सकता है। हाँ, साथ ही डॉक्टर मिथिलेश चौबे की आज के समय की व्याख्या भी जानी, जो S1 को एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर और लिम्फेटिक सिस्टम को ठीक रखने वाला मानते हैं। हाँ, और पुरानी बीमारियों के इलाज से पहले इसके इस्तेमाल पर जोर देते हैं। जी, आखिर में हमने इसकी सामान्य डोज और लेने के तरीके को भी समझा। हाँ, कुल मिलाके साफ है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की व्यवस्था में S1 को एक बुनियादी और बहुत महत्वपूर्ण दवा का दर्जा हासिल है। बिल्कुल। इसका मुख्य काम शरीर की अंदरूनी सफाई करना, ग्रंथियों को ठीक रखना और त्वचा को सेहतमंद बनाना लगता है। सही कहा। इस सारी जानकारी को देखने के बाद एक सवाल मन में उठता है, जो शायद स्रोत सीधे तौर पर नहीं बताते, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। ये जो इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल संतुलन की बात है, ये असल में है क्या? क्या इसे मापा जा सकता है, या ये सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार है? और कैसे माना जाता है कि पौधों से बनी ये दवाएं शरीर के इस कथित ऊर्जा संतुलन को ठीक कर पाती हैं, खासकर सिर्फ सफाई के जरिए? बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। स्रोत इस संतुलन की कोई सटीक वैज्ञानिक माप या परिभाषा नहीं देते हैं, ये सही है। ये ज्यादातर एक कॉन्सेप्ट या सिद्धांत के तौर पर ही पेश किया गया है। लेकिन ये विचार कि इलाज से पहले शरीर की सफाई जरूरी है और उसके लिए S1 जैसी दवा का इस्तेमाल हो, ये सेहत और बीमारी को देखने का एक अलग नजरिया जरूर दिखाता है। हाँ, वो तो है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या सचमुच बाहरी लक्षणों के इलाज से पहले शरीर के अंदर का माहौल ठीक करना ज्यादा जरूरी है। राइट। ये एक ऐसा फलसफा है जिस पर अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों के नजरिए से और सोचा जा सकता है।